Today we'll discuss Chapter 10 Simple Harmonic Motion and Waves Review Questions. Question number 10.1. What is simple harmonic motion? What are necessary conditions for a body to execute S.H.M? To and fro motion of the body about its mean position is called simple harmonic motion. To and fro motion किसी body का about its mean position क्या होता है? Simple harmonic motion. Acceleration of a body is directly proportional to the displacement of the body from mean position and is always directed towards mean position. जो acceleration of body होती है वो directly proportional होती है mean body से displacement, और acceleration हमेशा जो है वो towards the mean position directed होगी. Mathematically कैसे लिखेंगे? A is directly proportional to displacement जो कि है x with a negative sign. Negative का क्या मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मेन पोजीशन है. बेसिक कंडीशंस क्या है? अ सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट इट्स फिक्स्ड मेन पोजीशन. अब जो भी सिस्टम एसएचएम में है उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक फिक्स मेन पोजीशन के अंदर ही वाइब्रेट करे. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन. Acceleration of body is directly proportional to the displacement of body from mean position. Now question number 10.2. Think of several examples of motion in daily life that are example of simple harmonic. Motion of bob of simple pendulum, motion of ball in ball system, motion of body attached to one end of spring. अब यहाँ पे ये क्या है? मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब ये क्या है? ये उसकी मेन पोजीशन है और ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है. अब जब हम इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेकर जाएंगे तो वो वापस मेन पोजीशन के ऊपर आएगा और फिर जो है वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाएगा, फिर वापस मेन पोजीशन के ऊपर आएगा और वो एक ही मेन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करता रहेगा. अब यहाँ पे ये क्या है? ये इसकी मेन पोजीशन है और यहाँ पे जब जाएगी तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन और यहाँ पे ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है. अब जब हम इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे और रिलीज करेंगे तो क्या आएगा? पहले वो मेन पोजीशन पे आएगा और फिर वो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अप्रोच करेगा, लेकिन उसकी जो मेन पोजीशन है वो फिक्स रहेगी और वो इसी के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता रहेगा. यहाँ पे क्या है? मोशन ऑफ बॉडी अटैच टू वन एंड ऑफ स्प्रिंग. अब यहाँ पे क्या, जब हम मैच को एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर जाएंगे तो स्प्रिंग क्या है? वो एक ही मेन पोजीशन के अगेंस्ट टू एंड फ्रो मोशन करेगा. इस वजह से ये जो एग्जांपल है ये एसएचएम की एग्जांपल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 10.3 है व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन? हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस. Any oscillations in which the amplitude of motion decreases with time is called damped oscillation. ऐसी oscillation या vibration जिसमें amplitude of motion जो है वो डिक्रीज होता जाए कंटिन्यूसली विद टाइम, वो क्या होते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन. डैम्पिंग रिड्यूसेस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. प्रैक्टिकली इन all systems, force of friction and resistance retards the motion, so the system do not oscillate for long period of time. Force of friction और resistance जो होती है वो motion को कम करती है, जिसकी वजह से कोई भी सिस्टम जो है वो ज़्यादा देर तक ऑसिलेट नहीं कर सकता या वाइब्रेट नहीं कर सकता. The friction reduces mechanical energy of system as time passes. और friction क्या करता है? जो mechanical energy system की वो लॉस करता जाता है, रिड्यूस करता जाता है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है. Due to this reason, damping progressively reduces the amplitude of damped oscillation. इसकी वजह से जो damping है उससे क्या होता है? जो damped oscillation है उनका जो amplitude है वो कम होता जाता है. Question 10.4 है how can you define term wave? Elaborate difference between mechanical and electromagnetic waves. A wave is a disturbance in a medium which causes the particle of medium to undergo vibratory motion about their main position in equal interval of time. Wave क्या है? Disturbance है मीडियम के अंदर जो कि पार्टिकल्स को मजबूर करती है कि वो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशंस लें
और उनका जो है टाइम इंटरवल भी वो इक्वल होता है। मैकेनिकल वेव क्या होती है जी? वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव जो कि मीडियम को रिक्वायर करती हैं फॉर देयर वर्किंग और प्रोपगेशन, वो क्या होती है? मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल क्या है? वाटर वेव, साउंड वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है? ऐसी वेव जो कि मीडियम को रिक्वायर नहीं करती, विदाउट मीडियम वो प्रोपगेट हो जाती हैं, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल क्या है? लाइट वेव्स, एक्स रेज, रेडियो वेव्स। Now question 10.5 is distinguish between longitudinal and transverse wave with suitable example. Longitudinal wave. The medium moves in the same direction of wave. मीडियम जो है वो वेव की डायरेक्शन के अंदर ही मूव करेगा. इट एक्ट्स इन वन डायमेंशन. इट इज मेड अप ऑफ rarefaction and compressions. The distance between two consecutive rarefactions and compressions is called wavelength. किसी भी दो रेयरफैक्शन या कंप्रेशन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? वन वेवलेंथ होगी. एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव, वेव प्रोड्यूस इन स्प्रिंग. नाउ ट्रांसवर्स वेव्स. The medium is moving perpendicular to the direction of wave. यहाँ पे क्या होता है? जो मीडियम है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो मूव करता है. It acts in two dimension. It is made up of crests and troughs. The distance between two consecutive crests and troughs is called wavelength. किसी भी दो crests या troughs के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? wavelength. Example: light wave, water wave. Question 10.6. Draw a transverse wave with amplitude 2 cm and a wavelength of 4 cm. Label the crest and trough on the wave. हमने ट्रांसवर्स वेव बनानी है जिसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए 2 सेंटीमीटर और वेवलेंथ होना चाहिए 4 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे क्या है? ये हमने एक जो है वो वेवलेंथ ड्रॉ कर ली. अब यहाँ पे उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा जो क्या है 2 सेंटीमीटर. और किसी भी दो क्रेस्ट या ट्रस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो होगा वेवलेंथ. अब यहाँ पे क्या है? दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमने लिया है और वो जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर. क्रेस्ट क्या होते हैं? जो टॉप या मैक्सिमम जो होती है एम्पलीट्यूड वेव का वो होता है क्रेस्ट और मिनिमम वाला होता है ट्रफ. Question number 10.7 है जी derive the relationship between speed, frequency and wavelength of wave. Write a formula relating speed of wave to its time period and wavelength. हमने रिलेशनशिप निकालना है स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का और हमने फॉर्मूला लिखना है जो कि स्पीड ऑफ वेव को टाइम पीरियड और वेवलेंथ के साथ रिलेट करे. Velocity is equal to distance by time. V is equal to d by t. The time taken by wave in moving from one point to another is equal to its time period t. Distance covered by wave will be equal to wavelength. अब जो वेव टाइम लेती है in moving from one point to another वो क्या होता है? टाइम पीरियड होता है और डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव विल बी इक्वल टू वेवलेंथ. और जितना वेव जो है वो डिस्टेंस कवर करती है वो इक्वल टू लैम्डा यानी कि वेवलेंथ होता है. Hence v is equal to lambda by t. अब टाइम पीरियड क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है तो t is equal to 1 over f. v is equal to f lambda and v is equal to lambda by t. Relation between speed of wave to its time period and wavelength जो है वो क्या है? v is equal to lambda by t. Now question number 10.8 है waves are the means of mass transfer without transfer of matter. Justify this statement with the help of simple experiment. Drop a stone into a pond of water. Water waves produce on the surface of water and will travel outward. जब हम किसी पॉन्ड ऑफ वाटर के अंदर स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? वाटर वेव प्रोड्यूस होंगी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और वो आउटवर्ड्स ट्रेवल करेंगी. फिर हमने क्या करना है? प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन. हमने कुछ फासले के ऊपर जो है हमने कॉर्क रख देना है. When waves reaches the cork, it move up and down along the motion of water particle by getting energy from the wave. और जैसे जैसे वेव्स जो है वो कॉर्क को रीच करेंगे क्या होगा? जो कॉर्क है वो अप एंड डाउन मूव होना शुरू हो जाएगा by getting energy from the waves. This will show that water waves transfer energy without transferring matter, that is water. अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने खाली एनर्जी ट्रांसफर किया, मैटर ट्रांसफर नहीं किया.
तो ये जो स्टेटमेंट है कि वेव्स आर द मीन्स ऑफ मास ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, स्टेटमेंट जो है ये जस्टिफाई हो गई बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. Now question 10.9 is explain following properties of waves with reference to ripple tank. Reflection, diffraction. Reflection. When wave moving in one medium fall on the surface of other medium, they bounce back to first medium such that angle of incidence is equal to the angle of reflection. This phenomenon is called reflection of wave. जब किसी एक मीडियम से वेव जो है वो किसी दूसरे मीडियम के ऊपर फॉल करे तो वो क्या होते हैं, बाउंस बैक करती है टू द फर्स्ट मीडियम. इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो होता है वो इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव. Place a barrier in ripple tank. The water wave will reflect from barrier which is placed at an angle to the wave front. The reflected wave can be seen to obeys reflection law, that is angle of incidence is equal to angle of reflection. अब हमने क्या करना है कि रिपल टैंक के अंदर हमने बैरियर को प्लेस कर देना है. जब बैरियर के ऊपर वाटर वेव स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगी फ्रॉम द बैरियर विच इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू वेव फ्रंट. और हम ये देख सकेंगे कि रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो रिफ्लेक्शन लॉ को ओबे करती हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ रिफ्लेक्शन. When wave moving in one medium enters to other medium at some angle, their direction of travel may change. This phenomenon is called reflection of wave. जब किसी एक मीडियम से वेव दूसरे मीडियम के ऊपर एंटर करती है या फॉल करती है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वो क्या हो जाती है, एट सम एंगल चेंज हो जाती है. ये फिनोमेनन जो होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव. Whenever water enters shallow water region, its wavelength decreases. जब वाटर शैलो वाटर रीज के अंदर एंटर होता है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है. In experiment where boundary between deep and shallow water is at same angle of wave front, now observe the addition in change with the wavelength. The wave will change direction of propagation as well. The direction of propagation is always normal to wave fronts. जब वाटर डीप से शैलो रीजन में आता है एट सम एंगल ऑफ वेव फ्रंट तो क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो चेंज हो जाती है एट सम एंगल. इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. The change of path of water wave while passing from region of deep water to that of shallower water is called reflection. Now diffraction. The bending or spreading of waves around the sharp edges or corner of obstacle is called diffraction. शार्प एजेस या कॉर्नर से किसी वेव का बेंड हो जाना या स्प्रेड हो जाना, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, diffraction. Generate plane wave in ripple tank and place two obstacle in line such that separation between them is equal to the wavelength of water wave. हमने क्या करना है, रिपल टैंक के अंदर प्लेन वेव को जनरेट करना है और हमने दो बैरियर्स को जो है वो प्लेस कर देना है और उनकी जो सेपरेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव. After passing through a small slit between two obstacles, the wave will spread in every direction and change into almost semicircular pattern. और जब वेव उस ऑब्स्टिकल से क्रॉस करेंगी तो क्या होंगी, वो स्प्रेड होंगी एवरी डायरेक्शन के अंदर और जो उनका जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा. कंडीशन क्या है जो डिफ्रैक्शन की, वो है डिफ्रैक्शन कैन ओनली बी सीन इफ द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल इज कंपैरेबल विद वेवलेंथ. अगर तो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल जो है वो वेवलेंथ के इक्वल है तो तब डिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना ऑब्जर्व हो सकेगा. Now question number 10.10 है, does increasing the frequency of wave also increases wavelength? If not, how are these quantities related? No, increasing frequency of wavelength will not also increases its wavelength, as frequency depends on the source which produces waves per second. ये बात नहीं है कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी. फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स विच प्रोड्यूसेस वेव्स पर सेकंड, बट वेवलेंथ ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल. वेवलेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट है और फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि वेव्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रही है. रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, lambda is equal to v by f. Frequency is inversely proportional to wavelength of wave. When f increases, lambda decreases.
when f decreases, lambda increases. Now that's all about review questions of chapter number 10. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video we will discuss chapter 10 conceptual questions. Till that time, take care. Allah Hafiz.